ये यूजीसी नेट का सोशल वर्क का विगत वर्ष नवंबर 2020 का प्रश्न पत्र आपके सामने प्रस्तुत किया है। मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं आप लोगों से 2023, 2022, 2021 के जितने भी पेपर हुए थे समाज कार्य के संबंध में 100 क्वेश्चंस होते हैं, उन सभी को मैंने सॉल्व करवा दिया है। जैसा कि 2023 में आप लोगों ने 3 बार पेपर, यानी मार्च में भी हुआ था, जून में भी हुआ था और दिसंबर में भी हुआ था, 3 बार हुआ था, यानी 300 क्वेश्चंस आप लोगों ने जो है 2023 के देखे थे। उसी तरीके से 2022 का भी पेपर हुआ, 2020 का भी हुआ, 2021 का भी हुआ। तो आज हम लोग नवंबर 2020 की बात करने वाले हैं। इस साल में एक ही बार पेपर हुआ था। तो ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग। पहला प्रश्न आपके सामने, और ये प्रश्न 80% डिपेंड है किस पर? फैक्ट पर। कोविड-19 का दौर था और उस समय ये प्रश्न आया हुआ था, ठीक है, पेपर हुआ था, तो उस समय ये क्वेश्चन पेपर आपके सामने रिप्रेजेंट हुए थे। तो पहला प्रश्न कहता है कि महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? पहला ऑप्शन महात्मा गांधी, दूसरा नानाजी देशमुख, तीसरा सावित्रीबाई फुले, चौथा जवाहरलाल नेहरू। सही ऑप्शन बताना है महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय को लेकर। सही ऑप्शन नानाजी देशमुख। बी सर, ऑप्शन बी। यदि आपने नानाजी देशमुख का नाम बताया है तो आपने करेक्ट जवाब दिया है। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी के नाम से ये जाना जाता है, मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। कहाँ पे है? एमपी में सतना जिले में है। मंदाकिनी नदी के किनारे चित्रकूट में स्थित है ये विद्यालय। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ये था कि महात्मा गांधी जी के ग्रामीण विकास के स्वप्न को साकार करना और ग्राम स्वराज की स्थापना करना था। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और देखिए यहाँ पर बच्चे ने ऑप्शन का जो चुनाव किया है वो फोर्थ ऑप्शन, जो कि फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर गलत जवाब है। ठीक है, यहाँ पे सत्य जवाब ऑप्शन नंबर आपका सेकंड माना जाएगा। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि शिक्षा और इसका प्रसार इतना प्रमुख लक्ष्य बन गया, जिसकी स्थापना में 22 फरवरी सन 1991 को महाशिवरात्रि के दिन मध्य प्रदेश सरकार ने अधिनियम 1991 के द्वारा इसकी स्थापना की थी। और इसका जो क्षेत्र था, गांव के विकास के लिए एक अक्षय कृषि तकनीक में अनुसंधान करना, ग्रामीण संसाधनों का प्रबंधन करना, महिलाओं सहित ग्रामीण जनता को शिक्षा देकर उनका सशक्तिकरण करना और उनमें जागरूकता पैदा करना, ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों पर अनुसंधान, ग्रामीण कलाकार और शिल्पकार में कौशल विकसित करना, ये सभी भूमिकाएं हमें देखने को मिलती है महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना होगा और सही ऑप्शन आपका जो जाएगा वो सेकंड वाला करेक्ट माना जाएगा। इस सर ये कब हुआ था? इसका मैंने बताया अभी अभी कि सन 1991 की प्रक्रिया थी। मध्य प्रदेश शासन का एक पृथक अधिनियम के द्वारा सन 1991 में की गई थी इसकी स्थापना, और भारत रत्न से नवाजे गए थे राष्ट्र ऋषि नाम नानाजी देशमुख। याद रखिएगा आप सभी लोग, ये क्रियाएं बेसिकली इसके अंतर्गत देखने को हमें मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में और अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे। ये प्रश्न जो आप सभी लोग देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि आगामी परीक्षा 18 जून को यूजीसी नेट का है, फिर आगे ही आपको एमपी सेट का मिलेगा, DSSB का भी मिलेगा, उत्तराखंड का भी मेडिकल सोशल वर्क का पेपर होने वाला है। तो इन सभी परीक्षाओं में आप लोगों से जो है ऐसे प्रश्न अवश्य देखने को मिलते हैं। यूजीसी नेट के अलावा अगर मैं आपसे अदर एग्ज़ाम की बात करता हूं तो लगभग मान लीजिए 60% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो यूजीसी नेट के कॉपी किए होते हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। आप 60% मत रखिएगा कि पता चले यूजीसी नेट वाले जो है कॉपी करना शुरू कर दें। ये अदर एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर देखिए अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा ना? हाँ सर, सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने रिप्रेजेंट किया जा रहा है और सवाल आपके सामने ये कहता है कि हमारे ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड में या उसके नियमित विकास एजेंडा के समय सीमा का क्या नियत की गई है। ये सवाल आपके सामने प्रस्तुत है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सही जवाब क्या होना चाहिए?
2030। ए ऑप्शन सर। 2030 सर। यदि आपने यहाँ 2030 रखा है तो आपने सही जवाब रखा है। ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट जवाब है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि 2015 से लेकर 2030 तक सतत विकास लक्ष्य के बारे में जिक्र किया गया है। लेकिन सवाल यहाँ पे एजेंडा लिखा हुआ, एजेंडा के समय सीमा क्या नियत की गई है, तो इसका मतलब है कि एजेंडा 21 की बात, जहाँ पे राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र प्रणालियों के संगठन, सरकार और प्रमुख समूहों के द्वारा पर्यावरण पर मानव प्रभाव करने वाले, ठीक है, हर क्षेत्र में की जाने वाली क्रिया की एक व्यापक योजना है एजेंडा 21। और ये कब तक रहेगी? ये 2030 तक रहेगी। कब से स्टार्ट है? तो 2015 से स्टार्ट है। 2015। हाँ, 2015 से ये स्टार्ट है। इसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहे जाते हैं। बेसिकली इसमें कुल टोटल 17 गोल रखे गए हैं। 169 एक स्पेसिफिक गोल को मेंशन किया गया है, जिसको विशिष्ट लक्ष्य के नाम से भी आप लोग जानते हैं। तो एक लाइन इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारियों ने ये कहा है कि दुनिया 2030 तक की समय सीमा तक टिकाऊ विकास लक्ष्य को SDG हासिल करने की राह में बुरी तरह भटक गई है। ऐसे में विभिन्न देशों के मंत्री और नीति निर्माता न्यूयॉर्क में एकजुट होकर विचार विमर्श कर रहे हैं कि किस तरह देशों को पटरी पर वापस लाकर इस परिवर्तनकारी विकास एजेंडा को एक वास्तविकता बनाया जा सके। इस प्रक्रिया में ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड जैसे शब्द रिलेट होता है सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका पहला ही सत्य माना जाएगा। आगे बढ़ेंगे और दूसरे क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित में से या किसी अनुच्छेद में अस्पृश्यता की चर्चा की गई है, वह अनुच्छेद आपको दर्शाना है। यहाँ आपके साथ आर्टिकल 17। अच्छा, अधिनियम बताइए कब आया था अस्पृश्यता का अधिनियम? 2005। 2005 करें भाई, देखिए 1955। 1955। हाँ, 1955 होगा अस्पृश्यता के अधिनियम के रूप में। सर 2005 जहाँ आप बोला है, आप उसको करेक्ट कर लीजिए वहाँ पे, है ना, 2005 नहीं होगा। तो देखिए अनुच्छेद 14 की बात अगर हम करते हैं, अनुच्छेद 14 आप सबको मालूम है समता या कानून के समान संरक्षण की बात करता है। कानून के समक्ष समता की बात अगर आती है तो वो आर्टिकल 14 आपके सामने प्रस्तुत हो जाता है। लेकिन जब मैं आपसे कहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कि धर्म, वर्ण, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव करने पर रोक लगाया जाता है, तो उस क्रिया में कौन सा बन जाता है? अनुच्छेद 15। यानी आपका 15 के बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं तो इसके अंतर्गत कुछ सब सेक्शंस होते हैं, जिसका हम लोग हिंदी में कह सकते हैं कि कुछ अलग से इसके जो है पार्ट देखने को मिलते हैं। जैसे 15 का 1, 15 का 2, 15 का 3, 15 का 4। तो मैंने यहाँ पे बताया है, इसको आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। सवाल परीक्षा में पूछा जाता है अनुच्छेद 15 से संबंधित। अनुच्छेद 15 एक सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए तो एक प्रकार से मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान इसके आधार पर किसी का विभेद नहीं होना चाहिए, ये शब्द जो है रिलेट कराता है। लेकिन जब मैं 15 की 1 की बात करता हूँ तो यही क्रिया सेम रहेगी। किसी नागरिक के विरुद्ध केवल राज्य, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इसमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। तो ठीक है, लेकिन कहाँ पर? राज्य, बस एक कीवर्ड मिलेगा, राज्य। आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा कि 15 का 1 है। उसके बाद 15 का 2 आएगा। 15 का 2 केवल, यहाँ क्या रिलेट होगा? केवल शब्द रिलेट होगा, केवल। केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई नागरिक के बारे में जिक्र नहीं किया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ जब 15 का 2 आया तो 2 पार्ट बना। एक 15 का का बना, 15 के 2 के का एक बना, और एक 15 के 2 का खा बना। 2 पार्ट आए। मैंने आपसे कहा कि केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी एक के आधार पर कोई नागरिक, तो नागरिक में एक का के बारे में जिक्र करूंगा, एक खा के बारे में जिक्र करूंगा। जो का शब्द रिलेट होता है
उसमें दर्शाया गया है, शब्दों को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा आप सभी लोग। 15 के का में एक शब्द रिलेट आता है दुकानों, सार्वजनिक, भोजनालय, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश की देकर बात की गई, ये चीज़ें होंगी। दूसरा आपको बताया गया कि खा वाले में पूर्ण या आंशिक रूप से राज्य निधि से पोषित अथवा साधारण जनता के उपयोग के लिए समर्पित कुआं, तालाब, स्नानघर, घाट। घाट जानते हो? घाटों जानते हैं? घाट, अरे भाई जहाँ स्नान किया जाता है वगैरह यस जो सर, वहाँ नदी का घाट, नदी का घाट। हाँ, तो उसको घाट बोला जाता है, ठीक है। स्नान यानी मंदिर वगैरह आप कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो घाटों, सड़कों, सार्वजनिक समागम स्थानों के उपयोग के बारे में, ठीक है, निर्योग्य या दायित्व निर्बंध अथवा शर्त के अधीन नहीं होगा, इसके बारे में जिक्र किया गया है 15 के 2 के खा में। और वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो होगा 15 का 3। परीक्षा में आपने सवाल भी देखा होगा हाल ही में। 15 का 3 में क्या बातें जिक्र की गई हैं, इसको थोड़ा सा सुन लीजिएगा। इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य की स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध बनाने में बाधा नहीं होगी। किसको लेकर? महिला प्लस और बच्चों को लेकर। तो ये बात कहता है कि महिला प्लस बच्चों के लिए कोई विशेष उपबंध बनाने में बाधा नहीं होगी। ये 15 का 3 होगा। 15 का 4 लास्ट, इस अनुच्छेद की या अगर मैं बात करता हूं तो इस अनुच्छेद की अनुच्छेद 29 का एक खंड आता है, 29 का एक खंड आता है 2। उसमें ये बातें कही गई थी कि राज्य को सामाजिक और शिक्षात्मक दृष्टि से पिछड़े हुए किन्हीं नागरिक वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति, अनुसूचित आदिम जाति के लिए कोई विशेष उपबंध करने में बाधा नहीं होगी। तो यहाँ पे सामाजिक और शिक्षा के दृष्टि से, समाज प्लस शिक्षा की दृष्टि से, इनकी दृष्टि से आपको ध्यान ये रखना होगा इस शब्द के अंतर्गत, बात को समझिएगा, कि पिछड़े हुए जो नागरिक हैं उनकी उन्नति के लिए, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो या ओबीसी हो, है ना, तो कोई विशेष उपबंध बनाने में बाधा नहीं होगी। इस संबंध में 15 का 4 आता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये जो है सवाल रहा है आपके सामने, ठीक है। इसके अंतर्गत आपको ये चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। बताइए एक बार स्पष्टीकरण है। 2 में कैसे आपने कोरिलेट कराया है? क्या चीज़? 29 का 2 भी आपने मेंशन किया ना, उसमें क्या मेंशन कराया आपने? कुछ देखिए, अनुच्छेद जो आपका 29 का 2 एक खंड है, अनुच्छेद 29 का एक खंड है, और उस खंड के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा की गई है 29 में। आप देखेंगे अल्पसंख्यक को क्या की गई है, उनके हितों को लेकर बात की गई है, उनके हितों की रक्षा। या गारंटी देता है कि धार्मिक, भाषाई, अल्पसंख्यक समुदाय के किसी भी नागरिक केवल धर्म, भाषा आदि के आधार के द्वारा राज्य संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश लेने के संबंध में बताया गया है। तो वही बात यहाँ पे शिक्षा मैंने रिलेट कराया, यहाँ तक कि अल्पसंख्यक अनुसूचित जाति तो उनको रिलेट कराता है, इसलिए मैंने 29 का खंड दूसरा का नाम जो है यहाँ पे रिलेट कराया। ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद की बात करते हैं, उसके बाद हमारे सामने एक आता है, देखिए आपका यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ 14 हो गया, 17 हो गया और 15 भी हो गया। अनुच्छेद आपके सामने एक और आता है, वो आता है 51 करके। राष्ट्रीय नीति के साधन के रूप में युद्ध के त्याग पर जोर देते समय, एक प्रकार से अगर मैं बात करूँ तो देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाने की दिशा में काम करने के लिए एक प्रकार से मोटिवेट की लेकर प्रक्रिया को जिक्र किया गया था, जो 51 रिलेट कराता है, जो 51 रिलेट कराता है। बेसिकली यहाँ पे शांतिपूर्ण संबंध बनाने के संबंध में ही आपको याद रखना है, ठीक है। 51 का ए मत सोचिए, 51 का जो ए है ना, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने, देश की रक्षा करे और बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करे, तो उसके संबंध में पेरेंट्स को लेकर जिक्र किया गया है ना, कर्तव्यों के बारे में, है ना, वो कर्तव्य को रिलेट करा देता है उसके अंतर्गत,
सर 51 का ये एनवायरनमेंट का है ना? अंतर नहीं, इन जो आपका 51 है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात है ना। राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और मित्रवत संबंध बनाए रखने की बात है। अंतर्राष्ट्रीय को अगर मैं आपसे बात करूं, कानून और संधि देनदारियों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने की बात है। यह आता है 51, यह आता है आपका 51। और जो 51 का ए है, ए की बात मैं कर रहा हूँ, वो संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखने की बात करता है। देश की रक्षा करें, है ना, राष्ट्रीय सेवा प्रदान करें। उस संबंध में भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 51 का ए जिक्र होता है ना। जी सर। भाई उसी में आपको मिलेंगे ना कुल कितने 11 कुल टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? मूल कर्तव्य सर 11। 11 है सर, एक वही इसमें तो आपको जोड़ा गया था ना सर। हाँ, जो मौलिक कर्तव्य आपको मिलेंगे 11 नंबर, कुल टोटल 11, तो वो आपका 51 का क्या कहलाएगा? ए कहलाएगा, ठीक है। और उसमें 51 का ए के अंतर्गत जो 11वें नंबर पर है, जिसको का बोलते हो, माता पिता या अभिभावक के द्वारा जैसा भी मामला हो 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों या वार्ड को शिक्षा का मौका देना होगा। जी क्या कह रहे हैं सर, फिर से बोलिए। 51 ही तो डीपीएसपी में था ना। डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत ये थोड़ी ना है, वो तो 36 से रिलेट कराएगा आपको इस प्रक्रिया में 51 तक की चीज़ों को। लेकिन यहाँ जो 51 का कहा आ जाएगा वो अलग पार्ट बन जाएगा। डीपीएसपी अलग बात है। डीपीएसपी को हम लोग क्या बोलते हैं? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। ठीक है, बस इतनी बातें ध्यान रखिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। आगे बढ़े इसी क्रम में, बताइए या कुछ और बता दें इसमें? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ज़्यादा तेज चल रहा है क्या ये यार? इंग्लिश नहीं है तभी तो, इसमें हिंदी में ही है ना। क्वेश्चन नंबर 4, सामुदायिक संगठन में अधिकार चेतना उपागम का अर्थ बताना है आपको, प्लीज। सर थर्ड ऑप्शन सर बड़े स्तर पर व्यक्तियों को संगठित करना। सामुदायिक संगठन में अधिकार चेतना का उपागम का जो अर्थ होता है, हमें उसके बारे में जिक्र करना है ना। उस प्रक्रिया में सामुदायिक संगठन के उपागम, प्रारूप, रणनीति, सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता की भूमिका यानी इसके मॉडल्स मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ साधारण शब्दों में, ठीक है। परंतु इस सवाल का सही जवाब जो जाना चाहिए वह ऑप्शन नंबर आपका थर्ड होगा। बड़े स्तर पर व्यक्तियों को संगठित करना ही अधिकार चेतना, जागरूकता जैसे चीज़ों को रिलेट कराता है। आपको इसको जागरूकता जैसे चीज़ों को रिलेट कराता है, तो इसलिए आप कहते हैं राइट कॉन्शियस, अधिकार चेतना। अप्रोच इन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स, तो उस कंडीशन में आपको ये शब्द जो है देखने को मिलेगा, और वो कंडीशन यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है थर्ड ऑप्शन में। हालांकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि मेन अप्रोचेस टू द कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में द स्पेसिफिक कंटेंट अप्रोच एक बताया था आपको, अगर हम बात करें जनरल कंटेंट अप्रोच बताया था आप लोगों को, और एक आपका क्या जाता है प्रोसेस, एक आपका क्या बन जाता है प्रोसेस, है ना। बताइए होता है ना जी। ये आपको थोड़ा सा इसके अंतर्गत ध्यान में रखना होगा, है ना। इस कंडीशन के आधार पर अगर मैं आप लोगों से बातचीत करता हूँ तो ये नाम हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं अप्रोचेस को लेकर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ेंगे और अगले पॉइंट की तरफ रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बताइए।
मुक्त साहचर्य निम्नलिखित में से किसकी तकनीक है ये? सर फोर्थ ऑप्शन। ओके, डी ऑप्शन सर। सवाल आपके सामने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है और आपसे कहता है कि फ्री एसोसिएशन इज द टेक्निक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। और सही जवाब इस प्रश्न की अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ तो डी ऑप्शन को देखिए, जहाँ आपको साइको एनालिटिक ट्रीटमेंट मिलेगा। और ये ट्रीटमेंट किसका नाम आ जाएगा? फ्राइड का सर। सिगमंड फ्राइड, सिगमंड फ्राइड। ये नाम आ जाएगा। करेक्ट जवाब जो जाएगा आपका यही ऑप्शन सही है। देखिए, ये टेक्निक के साथ साथ इसके अंतर्गत मैं आपसे बात करूं तो कुछ ऐसे साइको एनालिटिकल थेरेपी टेक्निक या ट्रीटमेंट है इन प्रक्रिया के अंतर्गत जो परीक्षाओं में हमेशा यहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ें पूछी ही जाती हैं। मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा तब होती है जब कोई व्यक्ति विचार और भावनाओं और व्यवहारों को समझने में मदद करने के लिए चिकित्सक से बात करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बताते रहिए। मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा बोलेंगे, ये बात ध्यान रखना है इसके अंदर। ये तब होती है जब कोई व्यक्ति विचार और भावनाओं और व्यवहारों को समझने में मदद करने के लिए चिकित्सक से बात करता है, तब ऐसी कंडीशन पे ये चीज़ें होती है। आप फिर सोच रहे होंगे कि मनोविश्लेषण तकनीक फिर क्या होती है, क्योंकि सवाल में तकनीक दिया हुआ है। कोई बात नहीं, वो भी बताता हूँ। मनोविश्लेषण तकनीक, ठीक है। देखो, मनोविश्लेषण तकनीक में मुक्त साहचर्य, स्वप्न चिकित्सा, हस्तांतरण और प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध। तो जैसे में आप सभी लोग यहाँ पर नोट कर सकते हो, टेक्निक 3 होती है। फ्राइड की कितनी टेक्निक है? 3, सॉरी 4 टेक्निक है, 4 तकनीक। नंबर 1 फ्री एसोसिएशन, नंबर 2 ड्रीम एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ ट्रांसफेरेंस और एनालिसिस ऑफ रेसिस्टेंस। ये होते हैं 4 टाइप के। क्लियर रहेगा? 4 प्रकार। बताते रहिए। आवाज क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताइए। सर क्लियर है। सर एक बार फोर्थ के बारे में थोड़ा बता दीजिए। ओके, देखिए, सबके बारे में सुन लीजिए। जैसे अगर मैंने आपसे कहा यहाँ पे फ्री एसोसिएशन, इसका मतलब होता है मुक्त संगति, मुक्त संगति। व्यक्ति मन में आने वाले किसी भी विचार, शब्द या भावना को चिकित्सक के साथ स्वतंत्र रूप से जब साझा करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्री एसोसिएशन। फ्री होके आपके सामने कोई विचार वगैरह रख रहा है तो इस टेक्निक को बोलेंगे फ्री एसोसिएशन। स्वप्न विश्लेषण, स्वप्न विश्लेषण, एक मिनट होल्ड रखना। चलिए आगे बढ़िए। तो ये हो गया आपका। आवाज क्लियर है? एक बार स्पष्टीकरण करिए। देखिए, आपका हो गया यहाँ पे फ्री एसोसिएशन। क्लियर है आवाज? फ्री एसोसिएशन एक बार कंफर्म करिए। यस सर। जी सर।
इस कंडीशन में बेसिकली ये चीज़ें तब बन जाती है जब मन में आने वाले किसी भी विचार या शब्द या भावना को चिकित्सक के साथ स्वतंत्र रूप से साझा किया जाता है तब। एक आता है ड्रीम एनालिसिस, यानी स्वप्न विश्लेषण। अंतर्निर्दिष्ट प्रेरणाओं या प्रतीकात्मक अर्थ को प्रकट करने के लिए सपनों की सामग्री की व्याख्या करना। प्रेरणा और प्रतीकात्मक अर्थ को प्रकट करने के लिए आपने सपनों की सामग्री की व्याख्या करते हो, वो ड्रीम एनालिसिस होता है। और एक होता है एनालिसिस ऑफ ट्रांसफरेंस, यानी हस्तांतरण। बचपन में अनुभव की गई भावना का चिकित्सक पर पुनर्निर्देशन। ठीक है, तो बचपन में अनुभव की गई भावनाओं का चिकित्सक पर पुनर्निर्देशन जो कहलाता है वो एनालिसिस ऑफ ट्रांसफरेंस कहलाता है। और एनालिसिस ऑफ, अगर मैं बात करता हूँ रेसिस्टेंस का नाम, जिसको हम बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। जब किसी व्यक्ति के अचेतन अहम को, ईगो को, किसी बाहरी स्रोत से खतरा होता है तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर लगा देते हैं क्या? एनालिसिस ऑफ रेसिस्टेंस शब्द मेंशन कर देते हैं। प्रतिरोध का विश्लेषण, प्रतिरोध का विश्लेषण। ठीक है, ये बात आपको इसके अंतर्गत ध्यान में रखनी होगी। सर इसमें एक एग्जांपल दे दीजिए प्रतिरोध का विश्लेषण जो बोल रहे हैं। प्रतिरोध विश्लेषण कहने का तात्पर्य यह है कि जो मैंने आपको एक शब्द बताया कि जब किसी व्यक्ति के अचेतन ईगो पर, अचेतन मन जानते हैं आप सभी लोग, अचेतन अहम जानते हैं। अब अचेतन अहम को किसी बाहरी स्रोत से खतरा है, कोई प्रॉब्लम है, हमें लगता है इस तरीके की चीज़ों में, जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूँ, जैसे चेतना के नीचे या परे मन से विद्यमान, हमें लगता है बेसिकली कि अचेतन अगर मैं कोई कार्य करूँगा इससे हमें क्या होगा? हानि होगी, इससे हमें क्या होगी? हानि होगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में अचेतन शब्द आत्मनिरीक्षण, जैसे मैं चाहता हूँ मैं स्वयं उस चीज़ का मूल्यांकन कर लूँ, लेकिन मूल्यांकन मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो उससे मेरी हानि हो रही है। ठीक है, उससे मेरी हानि हो रही है। तो उस कंडीशन में सबसे पहली चीज़ तो यही है कि विवेक द्वारा निर्देश नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो प्रतिरोध है, विवेक के द्वारा निर्दिष्ट नहीं है, वो क्रियाएं विवेक के द्वारा निर्दिष्ट नहीं है। तो यहाँ पर व्यक्ति किसी बाहरी स्रोत से खतरा, बेसिकली बाहरी स्रोत से खतरा होता है, बाहरी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उस पर बेसिकली इफेक्ट डालती हैं या प्रभाव डालती हैं, तो बाह्य वातावरण आप रिप्रेजेंट कर सकते हो प्रतिरोध के अंतर्गत। ये 4 टेक्निक इसके अंतर्गत बन जाएगी। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, यहाँ आपको ये बातें ध्यान में रखना होगा और यहाँ पर यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर 4th वाला सत्य जवाब। सर आपने थर्ड पॉइंट एनालिसिस ऑफ ट्रांसफरेंस, इसकी हिंदी क्या बताई थी? हस्तांतरण, विश्लेषण का हस्तांतरण। जी सर, ओके। उसके बाद हमारे सामने एक आता है कॉग्निटिव, आप लोगों ने सुना होगा बिहेवियर थेरेपी के बारे में, सीबीटी जिसको हम लोग बोलते हैं, संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी। एक प्रकार का मनोचिकित्सा उपचार है जो लोगों को यह सीखने में मदद करता है कि विनाशकारी या परेशान करने वाले विचार पैटर्न को कैसे पहचाना जाए और बदला जाए, जिनका उनके व्यवहार और भावनाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो वहाँ पर बेसिकली ये जो है संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी जो है लागू होती है। जैसे अवसाद है, डिप्रेशन, एंजाइटी यानी चिंता को, इस कंडीशन में बेसिकली एक मदद करता है सीबीटी, एक प्रकार से ये मदद करता है सीबीटी। गलत या विकृत विचार पैटर्न, भावनात्मक प्रतिक्रियाओं और व्यवहारों को पहचान करने और उन्हें बदलने पर जो केंद्रित है वो आपका संज्ञानात्मक थेरेपी होती है, उसी को हम लोग सीबीटी कहते हैं। एक द्वंद्वात्मक बिहेवियर थेरेपी होती है जिसको डीबीटी कहा जाता है। डीबीटी जो भावनात्मक विनिमय और माइंडफुलनेस जैसे उपचार रणनीतियों को शामिल करता है उस कंडीशन में। एक मल्टी मॉडल थेरेपी होती है जो संवेदना, कल्पना, अनुभूति, जैविक विचार इत्यादि चीज़ों को रिलेट कराती है। ठीक है, और एक रेशनल होती है, तर्कसंगत भावनात्मक व्यवहार थेरेपी होती है। ठीक है, वो भी चीज़ें इसी को रिलेट कराती है। तो इस तरीके की बातें जो है इसमें आपको देखने को मिलता है सीबीटी के अंतर्गत, और सीबीटी को ही हम लोग बोलते हैं संज्ञानात्मक। व्यवहार में मॉडिफिकेशन का नाम आ जाता है, स्किनर की भूमिका। और क्लाइंट सेंट्रल्ड में किसका नाम आ जाएगा? कार्ल रोजर्स का नाम, कार्ल रोजर्स का। सही जवाब एक बार यहाँ पर टिक कर लीजिए आप लोग, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल,
समव्यवहार विश्लेषण सिद्धांत में संदर्भित अहम अवस्थितियों में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है। देखिए ये भी सवाल आपके सामने अच्छा सवाल है और इसका जवाब भी आप लोग मुझे अच्छे से बता भी सकते हैं। ऑप्शन सर नंबर थर्ड। जी सर, थर्ड ऑप्शन। चलिए, अगर मैंने यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ा आपके सामने, आपने कहा कि समव्यवहार विश्लेषण के सिद्धांत में अहम अवस्थितियों में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है, तो आप इस सर बात फर्स्ट को ऑप्शन। जी फिर से बोलिए। सर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। देखिए, ईगो स्टेट एक प्रकार से रेफर टू द ट्रांसएक्शनल एनालिसिस थेरेपी बोला जाता है इसको। और मैं आपको बता दूं, यहाँ एक शब्द है सहोदर, और सहोदर को बोला जाता है क्या? सिबलिंग्स। सिबलिंग। सिबलिंग। और सिबलिंग ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत होगा। गलत है। ट्रांसएक्शनल एनालिसिस थेरेपी बेसिकली अगर काम करती है तो 3 चीज़ों पर काम करती है। 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? एक चाइल्ड है, दूसरा पेरेंट है, तीसरा एडल्ट। तो बालक, माता पिता और प्रौढ़, बालक और माता पिता और प्रौढ़, इसी पर ये ट्रांस एनालिसिस थेरेपी जो है बेसिकली बेस्ड है। इस बात को आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आप सबके लिए। परीक्षा में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं और आप देख भी रहे हैं, एक बार नहीं कई बार आता है। जी बताइए। सर इसमें नहीं पूछा है ना? तो नहीं तो बताया हूँ, सिबलिंग नहीं ही बताया हूँ। बताइए, शांत हो जाओ एकदम, पूछूंगा फिर भी नहीं बोलोगे। तो लेन देन का सिद्धांत किसने दिया बताओ? सर होमस ने जो चार्ज होमस और ठीक है। लेन देन संबंधी विश्लेषण बेसिकली इस सिद्धांत को कहा जाता है। एक विधि है, एक प्रक्रिया है जहाँ पे नाम आता है जॉर्ज होमस का। मॉडल के प्रारंभिक प्रस्तावक कौन थे इसके? एरिक बर्न। सर एरिक बर्न। एरिक बर्न। तो अहम अवस्थाओं में उन्हें माता पिता, वयस्क और बच्चे अवस्थाओं के अपने सिद्धांतों को विकसित करने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया। अगर हमारे माता पिता ने हमारे गलत व्यवहार पर हमारे प्रति एक खास तरह की प्रतिक्रिया की, तो यह उस अनुभव को फिर से जगा सकता है जब हम तैयार हो सकते हैं। यानी आप अगर गलत व्यवहार करोगे, गलत व्यवहार करते हैं, तो माता पिता की प्रतिक्रिया होगी कि आपने गलती की है यहाँ पे, है ना। उस कंडीशन में एक अलग तरीके से आप जो है व्यवहार रिप्रेजेंट करेंगे। तो लेन देन संबंधी विश्लेषण अहम अवस्थाओं को रिलेट कराता है। संघर्ष विरोधी माना जाता है ये, संघर्ष विरोधी माना जाता है ये। इसलिए आपको ये बातें ध्यान में रखनी होगी इसके अंतर्गत। और एक अगर मैं बात करता हूँ वयस्क को लेकर, एक कंपोनेंट है ये, जहाँ बच्चे और माता पिता की स्थिति अपने अनुभव और कंडीशन से प्रेरित हो सकती है। वही वयस्क अवस्था यहाँ और अभी की स्थिति पर विचार करने लगती है फिर, ठीक है। तो उस कंडीशन में नाम यहाँ पर बनता है और इसका सही जवाब तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। अगला सवाल, ये भी सवाल आप सभी लोगों ने सुना भी है। गेसल सॉफ्ट और गेमेन सॉफ्ट की अवधारणा का श्रेय किसके लिए या किसे? अच्छा, आपने यहाँ पे 2 शब्दों को जो रिलेट कराया है, गेमिन सॉफ्ट और गेसल सॉफ्ट को रिलेट कराया है। ये एक प्रकार का कॉन्सेप्ट है ना, ये एक प्रकार का कॉन्सेप्ट है। एफ टोनीस का नाम आता है, फर्डिनेंड टोनीस कहा जाता है इनको। गेमिन सॉफ्ट और गेसल सॉफ्ट,
ये गेमिन सॉफ्ट है, ये गेसल सॉफ्ट है। ठीक है, जो गेसल सॉफ्ट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, समाज, कम्युनिटी, संघ को संदर्भित करेगा, जिसमें सदस्यता का प्राथमिक औचित्य स्वार्थ होता है, इसलिए ये चीज़ आ जाएगी। और गेमिन सॉफ्ट संतुलन में नैतिकता, अनुरूपता और बहिष्कार सामाजिक नियंत्रण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जबकि गेसल सॉफ्ट में पुलिस, कानून, न्यायाधिकरण, जेल माध्यम से अपना संतुलन बनाया जाता है। गेमिन सॉफ्ट में नियम जो है ना शामिल है। नियम किसमें है? गेमिन सॉफ्ट में। तो गेसल सॉफ्ट में क्या है? लिखित कानून है। लिखित क्या है? कानून है। तो गेमिन सॉफ्ट एंड गेसल सॉफ्ट की अवधारणा फर्डिनेंड टोनीज ने सन 1887, फर्डिनेंड टोनीज 1887 में दिया था, है ना? क्लियर है? बताइए। जी सर, ये बात ध्यान रखो। जी सर, सही जवाब बेसिकली यहाँ पर ऑप्शन है। ये सेरोकिन है, किथ डेविस है, किंग्सले डेविड, किथ डेविड भी कहा जाता है, जिम्बर मैन का नाम आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, वह प्रक्रिया जिसमें सामाजिक नीति को समाज सेवा में रूपांतरित किया, बताओ ये परिभाषा किसकी है? ये ऑप्शन है, समाज कल्याण। समाज कल्याण प्रशासन। किसने दिया है बताइए नाम? पीडी कुलकर्णी या जॉन किडना? जॉन किडना। जॉन किडना सर। जॉन किडना ने दिया, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर आपके सामने प्रस्तुत है, बताइए एक बार। सामुदायिक संगठन में सामुदायिक परिषद के कौन से कार्य होंगे? कौन से कार्य इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलेंगे? प्लीज एक बार स्पष्टीकरण इस सवाल को लेकर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो दिया गया है इस समय, वो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9। ए, बी और डी। ए सी डी। फंडिंग नहीं होगी। नहीं, निधि जुटाना। ए, बी, डी। ए बी डी सर। ये नहीं होगा। अच्छा ए बी डी होगा सर। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए सवाल आपके सामने ये प्रस्तुत था, सर बी कम्युनिटी ए बी ठीक है, सी डी होगा सर। ठीक है, एक बार मेरी बात को आप सभी लोग सुनिए। मैंने कहा कि आपके सामने कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में सामुदायिक परिषद के कौन से कार्य जो हैं इसके अंतर्गत यहाँ पे शामिल किए गए हैं। यह है क्वेश्चन नंबर, अगर हम बात करते हैं तो 9। ठीक है, देखिए इसके अंतर्गत अगर मैं आप लोगों से बात करूँगा, ठीक है, तो आप पहले बात ध्यान रखिएगा, लोक साझेदारी को प्रोत्साहन करना। लोक साझेदारी को प्रोत्साहन करना शामिल है, और तथ्य विश्लेषण भी आपका शामिल है, निधि जुटाना भी आपका शामिल है, और गतिविधियों को समन्वय करना भी शामिल है। इसलिए मैं आप लोगों से यहाँ कहना उचित समझूंगा कि क्वेश्चन नंबर 9 के अंतर्गत सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट। सामुदायिक संगठन में सामुदायिक परिषद के कार्य कौन से हैं, तो ये सभी कार्य उसकी जो है ये बात ध्यान रखना है आप लोगों को इसके अंतर्गत। लेकिन सर निधि जुटाना तो कम्युनिटी चेस्ट में होता है। फंडिंग। अरे तो निधि जुटाना कम्युनिटी चेस्ट वही तो कहते हैं, उसी को तो इंग्लिश बोलते हैं। आपने हिंदी बोल के इंग्लिश बता दिया। वो कार्य किसके अंतर्गत आएगा? निधि सामाजिक परिषद के अंतर्गत आएगा ना। वो कार्य किसके अंतर्गत आएगा? सामुदायिक विकास के परिषद के ही अंतर्गत आएगा। निधि जुटाना का जो कार्य होगा
इसी के अंतर्गत आएगा। इसका काम ही है समुदाय की आवश्यकताओं और साधनों का समायोजित करना, निष्पादित करना, लोगों को उसकी समस्या पर प्रभावी ढंग से कार्य करना, उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुदाय का विकास करना, सशक्त बनाना और वित्तीय सहायता, जिस तरीके से आपने निधि जुटाने की बात किया, या कोऑर्डिनेट करना, सशक्त बनाने में सहायता देकर सहभागिता की गुणवत्ता बनाकर स्वयं दिशा निर्देश में सहयोग देना, ये सभी सामुदायिक परिषद के कार्य हैं। परंतु कहाँ? सामुदायिक संगठन में। सामुदायिक संगठन में चारों ऑप्शन सही है। तो मुख्य उत्तर क्या बनेगा यहाँ पर? सेकंड। ऑप्शन बी सेकंड। यहाँ पे सेकंड बनेगा। सर यहाँ पे कम्युनिटी काउंसिल का पूछा है ना सर, कम्युनिटी चेस्ट का थोड़ा पूछा है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कम्युनिटी काउंसिल का फंक्शन पूछा है सर, तो वो फंडिंग अराइजिंग थोड़े होगा सर, वो तो नहीं होगा सर। आपने चेस्ट की बात किया तो चेस्ट का वो अलग होगा। Okay, community council is a voluntary organization set up of the structure by the local authority होती है, run by the local residents. Okay, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे फंडिंग को हटा दीजिए, ठीक है, फंडिंग को हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो रेजिंग फंड है ये अनुदान, बेसिकली निधि जुटाना है, ये क्रिया आपको वहाँ पे मिलेगी। समाज कल्याण प्रशासन में आज मैंने आप लोगों से बात भी मुझे करना है ना, समाज कल्याण प्रशासन, ठीक है, अनुदान निधि में, ये उसका पार्ट है। बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पर जो है थर्ड वाले को हटा दीजिए, थर्ड को एलिमेंट कर दीजिए, ठीक है। ए बी डी को लगाइए, फिर तो ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। कोई है क्या? ए बी डी, अच्छा है थर्ड वाले में, थर्ड ऑप्शन। जी सर, ऑप्शन नंबर 3। हाँ, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल, देखिए, निम्नलिखित में से वस्तुपरकता की प्रकृति की ओर संकेत करता है वो चीज बतानी है। बताइए कौन सा सही होना चाहिए? वस्तुपरकता की प्रकृति, बोलिएगा एक बार आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10 कि वस्तुपरकता हमेशा संबंधित व्यक्ति के मानसिक बोध पर आधारित होती है क्या? हाँ, बिल्कुल नहीं होती है भाई। वस्तुपरकता होती है, विषय वस्तु की बात नहीं है यहाँ। अगर मैं वस्तु पर कोई एक वस्तुनिष्ठ होता है ना, जहाँ पर बेसिकली, हाँ, जहाँ पर व्यक्ति, यहाँ कहा कि व्यक्ति के मानसिक बोध पर है, तो जाहिर सी बात है वस्तुपरकता में ये चीज़ें आपको देखा ही जाएगा। वस्तुपरकता के तार्किक उपागम के साथ संगत सोच करने की आवश्यकता होगी, और वस्तुपरकता की सीमा जो है भिन्न भिन्न समान स्थितियों से भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न होगी। बिल्कुल बात सही है। तो यहाँ पर जो आपका बनेगा वो ए बी सी तीनों बनेगा, और तीनों ऑप्शन नंबर ए बनेगा, पहला सही होगा। ये सवाल आपके सामने जो दिया गया है ना, ये वस्तुपरकता से है। वस्तुपरकता की प्रकृति की ओर बेसिकली रिप्रेजेंट किया गया है वस्तुपरकता, और जो बेसिकली प्रभाव और मानव मात्र के अनुकूल उपयोग में लेने की बात करता है। तो इसका यही पॉइंट केवल ध्यान रखना, प्रकृति के स्थूल व सूक्ष्म प्रभावों को मानव मात्र के अनुकूल उपयोग में लेना है, तब आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि व्यक्ति के मानसिक बोध पर तार्किक उपागम के साथ और सामान्य परिस्थिति में भिन्न भिन्न व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न चीज़ें भी होंगी। तो वो चीज़ें हो जाती हैं, और ऑप्शन नंबर आपका तीनों करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रॉबर्ट रेडफील्ड के कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन लिटिल कम्युनिटी लघु समुदाय के किन गुणों का उल्लेख किया? गुण का मतलब क्या हो जाएगी? विशेषता। विशेषता बताइए। क्या बनना चाहिए? बी सी डी। सर ए बी सी। ए बी सी। ए बी सी आप लोग कह रहे हैं यहाँ पर बनना चाहिए, और मैं आप लोगों से यहाँ पे अगर बात कर रहा हूँ,
विशिष्टता, लघुता, समाजिता। हालांकि रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय की 4 विशेषता बताई थी। एक तो विशिष्टता परकता बताया ही है, दूसरा लघुता भी बताया ही है, लघु आकार। तीसरा अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो सजातीय का मतलब क्या होता है, एक रूपता के बारे में बताया ही, लेकिन अन्य समुदाय पर निर्भरता को लेकर नहीं बताया है। तो फिर बता सकते हो क्या बताया है? सर आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता बताया, बिल्कुल। रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय की 4 विशेषता में लघुता, विशिष्टता, सामरूपता, आत्मनिर्भरता जैसे शब्दों को बताया है, और यही ऑप्शन आपका फिर करेक्ट होता है। लिटिल कम्युनिटी कब आई थी? लिटिल कम्युनिटी 1955 में। कब? 55 सर। इतनी बात आपको इस सवाल के अंतर्गत ध्यान रखना है। ए, बी, डी को लगाइए, कौन सा ऑप्शन जा रहा है? सर ए बी सी सेकंड। अरे सॉरी, सी होगा, डी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी। सेकंड, यहाँ पे ए बी सी है ना, डी नहीं है। में से किस प्रकार व्यक्ति अपनी नागरिकता खो देता है? निम्न में से बताइए व्यक्ति किस। देखिए ये सवाल मैंने आप लोगों से बताया भी है, कई बार इसके बारे में जिक्र किया है ना। तो इस संदर्भ में आपको बताना है, आसान सा सवाल है। तो यहाँ आपको एक शब्द दिख रहा होगा, अपहरण, है ना। अपहरण बेसिकली यहाँ पर क्या कहा गया है, एक प्रकार से कि इसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो अपहरण भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से रिप्रेजेंट किया, और आयोग ने भी इसको सही ऑप्शन के रूप में रखा है ना। तो देखो, एक नागरिक भारत में 3 तरीके से अपनी नागरिकता उससे तो खो सकता है। एक तो स्वैच्छिक तरीके से वो त्याग कर रहा है कि नहीं, तो खो देगा। अधिकारों से वंचित होना, जब वो अधिकारों से वंचित है तो इसका मतलब वो नागरिकता खो दिया। तीसरा, नागरिकता अगर समाप्त कर ली है तो, नागरिकता अगर वो समाप्त कर ली है तो इस कंडीशन में ये चीज़ें फिर बन जाती है, ठीक है। तो बेसिकली भारत नागरिकता का अधिग्रहण भारत संशोधन अधिनियम या नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में, आपने सुना भी था कि 2015 से पहले भारत में प्रवेश करने वाले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यक जैसे कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों के लिए नागरिकता में तेजी लाने हेतु कानून में संशोधन किया गया था। भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले उनके लिए कम से कम 11 वर्ष तक के भारत में रहने की आवश्यकता को घटाकर 5 वर्ष कर दिया, है ना। 5 वर्ष कर दिया, पहले 11 वर्ष था। अब 5 साल अगर आप रह रहे हो तब भी आपको नागरिकता मिल जाएगी। तो सरकार के द्वारा वंचित किस तरीके से हो सकता है? भारत सरकार किसी भारतीय नागरिक को नागरिकता समाप्त कर सकती है यदि नागरिकता या नागरिकों के संविधान का उन्होंने अपमान किया है तो। ये बात समझ रहे हो ना? अगर आपने संविधान का अपमान किया तो इसका मतलब आपको नागरिकता खो दिया जाएगा, आपके भारत सरकार के द्वारा बताया जा रहा है। धोखे से नागरिकता प्राप्त कर लिया आपने तो ख़त्म कर दी जाएगी। नागरिक के युद्ध के दौरान दुश्मन के साथ अवैध रूप से व्यापार और संचार आपने कर लिया तो नागरिकता खो देंगे आप। पंजीकरण या देशीकरण के 5 साल के भीतर किसी भी देश में एक नागरिक को 2 साल के कारावास की सजा अगर सुनाई जाती है तो भी नागरिकता खो दोगे, ठीक है। नागरिक 7 वर्षों से लगातार भारत से बाहर अगर रह रहा है तो भी नागरिकता आप खो दोगे, है कि नहीं। इस परिप्रेक्ष्य में भारत के संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। इसका मतलब है कि भारतीय व्यक्ति एक समय में केवल एक ही। सर वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका। आवाज ब्रेक हो रही है? नहीं सर रोके जी, आपके वहाँ पे नेटवर्क इशू होगा। ठीक है, आवाज सही है। ठीक है। तो यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी, है कि नहीं। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न में अगर मैं आपसे जवाब चाहता हूँ तो क्या देना उचित रहेगा? देखो यहाँ बेसिकली अगर मैं आपसे बात करता हूँ, यहाँ इन्होंने अपराध की जो सजा है केवल हटा दो, ठीक है। बाकी अपहरण को भी मान लिया, समाप्ति को भी मान लिया और परित्याग को मान लिया, है ना।
तो आयोग बच्चे तो बहुत सारे लगाए थे ऑप्शन नंबर ए को, ऐसी बात नहीं है, उस पर क्लेम भी हुआ। तो आयोग ने बेसिकली ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ना, इसका चुनाव किया था, ए बी सी को, यानी बी वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा, है ना, बी वाला ऑप्शन। लेकिन गलत किया है सर। अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप 1955 के अकॉर्डिंग सर अपहरण उसमें है नहीं सर, 3 तरह से है सर, लेकिन अपहरण उसमें मेंशन नहीं किया अपहरण सर। ये नहीं है, क्वेश्चन बात सत्य है, उसने जी गलत किया है। इसलिए मैं इस प्रश्न को जितनी बार बताता हूँ उतनी बार आप लोगों से इस चीज़ को स्पष्टीकरण कर देता हूँ कि आयोग ने इसको माना है अपहरण को, इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, है ना। वैसे तो अपहरण तो प्रतिदिन होते होंगे, आप लोग तो सुनते ही होंगे, किडनैप, है ना। तो क्या उसकी नागरिकता खत्म कर दिया? और अगर खत्म कर दे तो बहुत अच्छी नहीं बात है, करते सर। फिर तो बहुत अच्छी सर बात नहीं होता, बल्कि ऐसा होता नहीं है। है। हाँ, ऐसा होता नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 13 हमने शायद छोड़ दिया, ये रहा। जनतांत्रिक समूह प्रक्रिया में अत्यधिक प्रभाव प्राप्त करने के लिए समूह के लिए अपेक्षित बताइए क्या क्या चीज़ हो सकती है ग्रुप के लिए। देखो, एक तो सामूहिक चेतना होना चाहिए, सामूहिक चिंतन, सामूहिक विचार विमर्श, सामूहिक योजना का निर्माण, निर्माण भी होना चाहिए, और क्रिया और मूल्यांकन चारों होना चाहिए अगर सर। देखिए जनतंत्र या जनतांत्रिक समूह प्रक्रिया में अत्यधिक प्रभाव प्राप्त करने के लिए समूह के लिए अपेक्षित क्या क्या होना चाहिए, तो चिंतन होना, विमर्श होना, निर्माण होना, मूल्यांकन होना, क्रिया का होना, ये सभी चीज़ें दर्शाता है। इसलिए आप ऑल वाले को करेक्ट कर दीजिए। ऑल का मतलब ए बी सी डी यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड वाले में, इस थर्ड वाले को आप क्या कर लीजिए, सत्य मान लीजिए, ठीक है। ये थर्ड वाला आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? एक बार स्पष्टीकरण करिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए जरा एक बार। समूह गतिकी की अवधारणा का श्रेय किसको जाता है? पहले भी मैं बता चुका हूँ, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर आपका पहला सत्य होगा, समूह गतिकी का। देखिए एक नाम आ रहा है सेडा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज एक बार स्पष्टीकरण आप जरूर इस प्रश्न को करें। महिलाओं के विरुद्ध हर प्रकार के भेदभाव के निवारण का अभिसमन संयुक्त रडार संघ की आम सभा में किस वर्ष पारित किया गया था? ये तो बेसिकली ऑप्शन ही गलत आया हुआ है इसमें। ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं बता दूं, आयोग ने क्या किया था इसकी, अगर हम बात करते हैं तो अब उसमें रखा था ड्रॉप में, इस क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया था। महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अपनाया गया था सन 1979 में, है ना। सर एक बार इसकी फुल फॉर्म बता दीजिए प्लीज। शेरा का बताया तो अभी महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के, अगर हम बात कर रहे हैं महिलाओं, हाँ, महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन। और अगर इसको इंग्लिश में अगर आपको जानना है इंग्लिश में, तो इसको भी आप इंग्लिश में भी नोट कर लीजिए सभी लोग। द कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन, मैं लिख दूं यहाँ पे, लिख लीजिए सर। कन्वेंशन convention on the elimination of all form of discrimination against women, है ना, अगेंस्ट women, सेडा।
ये होगा। ग्रुप में सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। जी सर, क्या कह रहे हो? ग्रुप में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। ग्रुप में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपने भेजा था, सेडा से संबंधित। ओके। कन्वेंशन सम्मेलन थे ना। महिलाओं के लिए खिलाफ भेदभाव को इसी प्रकार से परिभाषित किया गया था। लिंग के आधार पर किया गया कोई भी भेदभाव, बहिष्कार, प्रतिबंध जिसका प्रभाव या उद्देश्य महिलाओं द्वारा उनकी वैवाहिक स्थिति के बावजूद उनकी मान्यता, आनंद, व्यायाम को खराब करना या रद्द करना चीज़ों को ये दर्शाता है। एक प्रकार से इसमें कुल टोटल 30 क्या हैं? अनुच्छेद हैं। 30 यानी 30 जो है इसके क्या मिल जाएंगे आप लोगों को? अनुच्छेद आप कह लीजिए। अनुच्छेद को हम लोग क्या बोलते हैं? लेख बोलते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उसको? लेख बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात आप सभी लोगों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इस प्रतिक्रिया में इसका नाम जो है देखने को मिलता है। 18 दिसंबर 1979 को महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव उन्मूलन पर कन्वेंशन को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अपनाया गया था। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। बाद में यह 3 सितंबर 1981 को एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के रूप में लागू हो गई। लागू कब हुआ? 3 सितंबर 1981 को अंतर्राष्ट्रीय संधि के रूप में ये लागू हो गई। ठीक है, और यह सम्मेलन महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा 30 से अधिक वर्षों के काम के परिणाम था। इसी संबंध में ये चीज़ें जो हैं देखने को हमें मिली थी। ठीक है, ये बातें आप लोगों को ध्यान में रखना होगा इसके अंतर्गत। क्लियर रहेगा? एक बार स्पष्टीकरण करेंगे आप लोग। जी सर। सर 3 सितंबर 1981 को लागू हुआ था, तो आया क्या 1979 में? 1979 में आया। लागू आपका चीज़ है 3 सितंबर 1981 को हुआ। इसमें कुल 30 अनुच्छेद हैं, है ना? 30 अनुच्छेद हैं इसमें, है ना? पहला, महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव शब्द के अर्थ के लिंग के आधार पर किया गया कोई भेद, कोई बहिष्कार या प्रतिबंध होगा जिसका प्रभाव या उद्देश्य महिलाओं के द्वारा उनकी वैवाहिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक या किसी अन्य क्षेत्र में पुरुषों और महिलाओं की समानता की बात की गई पहले। इसी तरीके से 30 आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना? इसकी PDF वगैरह भी मैंने आप लोगों को दे रखा है, आप देखिएगा तो आपको मिलेगा। ठीक है, इसके अंतर्गत क्लियर रहेगा? बताइए एक बार। यस सर। जी सर। जी सर, क्वेश्चन में अगर आया इसका, सर इसका अगर क्वेश्चन आया तो लागू हुआ तो 1981 में। सर इसका अगर क्वेश्चन आया इस क्वेश्चन का कि लागू कब हुआ तो 1981 में, और आया कब? 1979 का। नहीं सर, लागू तो 1981 में हुआ था, पर आपने 1971 क्या था? 79 में आया। एस्टेब्लिशमेंट्स लागू हुआ था। महिलाओं के खिलाफ कन्वेंशन था ना संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। कन्वेंशन, अभिसमन था वो। क्या था? अभिसमन। ठीक है। अभी सर सब भारत के सबसे सर्वाधिक पुरानी ट्रेड यूनियन बताइए कौन सी है? सबसे पुरानी ट्रेड यूनियन कौन सी है इसमें आपको बताना है। ट्रेड यूनियन एक आपके सामने यहाँ पर जो है एटक दिया हुआ है। इसका मतलब आप सबको पता होना चाहिए, ऑल एटक आप सबको पता होना चाहिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, कब आया था ये? 31 अक्टूबर 1920 को। ठीक है, नाम क्या आता है इसमें? ध्यान रखिएगा। एक नाम आता है लाला राय का नाम, एक नाम आता है नारायण मल्हर जोशी का, नारायण मल्हर जोशी का, एक नाम आता है जोसेफ का, दीवान चमन लाल का नाम आता है।
दीवान चमन लाल का नाम आता है। ठीक है, एटक में ये है श्रमिक वर्ग का एक आंदोलन हुआ था जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के नाम से जाना जाता है। श्रमिकों का जो श्रमिक हैं उन श्रमिकों के लिए बेसिकली ये का आंदोलन है ये, ऐसा आप इस एटक के अंतर्गत कहेंगे। मजदूरों के आंदोलन का एक नई धार थी। मजदूर वर्ग का आंदोलन मजबूत हुआ 1930 के बाद से आंदोलन में वैचारिक स्वर जुड़ गया इसमें। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत जिक्र भी किया गया। इसके नेता बाल गंगाधर तिलक का भी नाम मिल जाता है, जोशी, बीपी वाडिया, दीवान चमन लाल, लाला लाजपत राय, जोसेफ बैटिस्टा का नाम भी देखने को मिलता है। इसके गठन के पीछे ये मुख्य नेता रहे हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया में आप जरूर इसका नाम अवश्य याद रखिएगा। ट्रेड यूनियन अधिनियम सर लास्ट वाला नाम दीवान चमन लाल, दीवान चमन लाल। ओके सर। और इसमें यही नाम नहीं है, मैंने और भी नाम बताए हैं आपको, उन नामों को भी आप याद रखें। ठीक है, बीपी वाडिया का नाम भी आता है, वाडिया, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, और जोसेफ जो है बैटिस्टा का नाम भी आता है। तो ये चीज़ें इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। साम्राज्यवाद और साम्यवाद पूंजी के जुड़वा बच्चे हैं। ये बेसिकली लाला लाजपत राय जी की भूमिका इसमें देखने को मिलता है। ट्रेड यूनियन एक एक्ट है जो 1926 में आया था, 1926 में आया था, 1926 में आया था। ये आपको ध्यान रखना होगा इसके अंतर्गत। ठीक है, बताइए। जी सर। यस सर। ओके, आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे अब। एक और ऑप्शन में मिलेगा आपको ईटक। हालांकि इस सवाल का सही जो ऑप्शन है यही है, सबसे पुराना यही है। उसके बाद ईटक की बात करते हैं। जैसा कि अगर मैं इसके अंतर्गत कुछ चीज़ें मेंशन करता हूँ तो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस इसका नाम है। क्या नाम है? इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस है। भारत के सबसे बड़े ट्रेड यूनियन महासंघों में से एक माना जाता है। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी, है ना। इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के श्रमिकों के हितों के अधिकार की रक्षा करना था। एक संगठन है, ये नियोक्ता के साथ बातचीत करना, श्रम नीतियों को आकार देना, श्रम कानूनों को उचित क्रियान्वयन के लिए सुनिश्चित करना, इस प्रतिक्रिया में बात करता है। ये सामाजिक कल्याण और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देता है। ये श्रमिकों को सशक्त बनाता है, सामंजस्यपूर्ण जैसी भूमिका जो है यहाँ पर निभाता है। इसमें एटक के अंतर्गत ये चीज़ें हमें देखने को मिलता है। सशक्तिकरण जैसी क्रिया भी इसके अंतर्गत जो है शामिल की गई है। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि इसका नाम भी आपको कुछ इसी तरीके से याद रखना पड़ेगा ईटक के बारे में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, क्लियर रहेगा? एक बार स्पष्ट करिए। जी सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अंतर्गत और भी चीज़ें, एक आता है BMS का नाम, सुना है आपने? BMS का नाम, बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन। हाँ? नहीं, गलत है। और भी कोई बताया? मजदूर संघ है सर बात में। BMS भारतीय मजदूर संघ। ट्रेड। भारतीय मजदूर संघ। ओके, और यहाँ अभी आपने जो बताया है BMS का नाम भारतीय मजदूर संघ बताया, और ये सही जवाब है।
भारतीय मजदूर संघ, है ना। देखिए ये जो भारतीय मजदूर श्रम बता रहे हैं संघ, भारत में सबसे बड़ा श्रमिक संगठन भी इसी को माना जाता है, भारतीय मजदूर संघ। इसका काम है पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद से क्रियाओं को जोड़ने को लेकर, है ना। भारतीय मजदूर संघ की बात मैं बता रहा हूँ आप लोगों से। इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना कब की गई? सर 1955। 1955। ठीक है, तो इस संबंध में आप लोगों को ये शब्द भी ध्यान में रखना होगा। और एक शब्द और हमारे सामने आता है और वो लास्ट है C2। C2 को क्या कहते हैं हम लोग? सेंट्रल ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, है ना। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। सेंट्रल ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन भारत की एक राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेड यूनियन है। भारतीय ट्रेड यूनियनों का केंद्र आज भारत के श्रमिकों और वर्गों की सबसे बड़ी सभाओं में से एक माना जाता है। सन 1970 में ये 1970 का ये एटक कब स्थापना की गई थी? एटक की स्थापना कब हुई थी? 1920। 1947 सर। और ये एटक की 1920। यहाँ आप ये ध्यान रखिए जो 1970 लिखा हुआ है मैंने आपके सामने, भारत का ये एक संस्था है। बेसिकली इसके अध्यक्ष तो साईं बाबू हेमलता का नाम आता है, साईं बाबू तो कोषाध्यक्ष हैं, है ना। तो इस प्रक्रिया में C2 सम्मेलन का नाम हमें देखने को मिलता है। और C2 सम्मेलन का इतिहास अगर हम बात करते हैं तो इसमें कई टाइप के जो है बेसिकली सम्मेलन भी हुए थे बीच बीच में। जैसे सबसे पहला जो सम्मेलन हुआ वो कलकत्ता में हुआ था, सबसे पहला सम्मेलन कलकत्ता में हुआ था। और 2023 में अभी हुआ है जनवरी में 18 से लेकर 22 जनवरी 2023 के बीच हुआ था, 17वां हुआ था सम्मेलन C2 17, और वो होता बेंगलोर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बेंगलोर में हुआ था। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप सभी लोग। और हम लोग सर ये बैंगलोर में कब हुआ था? बेंगलोर में 2023 में 18 से 22 जनवरी को। अच्छा, और इसके आगे मैं आप लोगों से जो है कल क्लास में जिक्र करूँगा। तो आज की बस ठीक है सर। चलिए, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर।